नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आगे करते हैं मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन सी है उनको आगे करेंगे। पहले हमने 2 पढ़ी है, अब थर्ड कौन सी थी हमारे पास? विवरणात्मक विधि या एक्सपोजिशन मेथड। कौन सा था थर्ड हमारे पास? विवरणात्मक विधि या एक्सपोजिशन मेथड। इसी के अंदर कई तरह की विधियाँ हैं, उनकी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी है? जीवन इतिहास विधि। कौन सी विधि है? जीवन इतिहास विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है जीवन वृत्त विधि या व्यक्ति इतिहास विधि। कौन सी? व्यक्ति इतिहास विधि। किसको कहते हैं? जीवन इतिहास विधि के ही ये अलग अलग नाम है। जीवन इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन वृत्त विधि। ठीक है। इसके जनक कौन थे हमारे? इसके जनक है टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन। देखो यहाँ से सीधा याद भी रख सकते हो कि व्यक्ति का यदि इतिहास जानना है तो हम क्या हो जाते हैं, पूरे टाइड होना पड़ेगा ना उस चीज़ के थ्रू जिसके बारे में हमें पूरा जानना हो। तो ये यहाँ से याद रख सकते हो कि इसके हमारे जनक या प्रतिपादक कौन है? जीवन इतिहास विधि के टाइडमैन हैं। अब देखो जीवन इतिहास विधि के अंदर होता क्या है? जीवन इतिहास विधि के अंदर हम किसी व्यक्ति के बारे में, विशेष के बारे में हमें जानना हो, उसके बारे में या मानव व्यवहार का अध्ययन करना हो तो वो किसके थ्रू करेंगे? उसके इतिहास को जानकर करना है। भाई उसका इतिहास क्या है उसके बारे में जानना और उसके व्यवहार को समझना ही क्या है? जीवन इतिहास विधि है। देखो किसी व्यक्ति विशेष क्या करेंगे? किसी व्यक्ति विशेष या किसी के वंश के बारे में जानना हो या किसी वर्ग विशेष की विश्लेषणता करनी हो या किसी की समस्या को जानना हो, वो किसके थ्रू किया जाता है? हमारे पास जीवन इतिहास विधि को यूज कर सकते हैं उसके लिए कि उसके किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो पहले उसके पीछे का सारा इतिहास जानेंगे, उसके थ्रू उसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं? जीवन इतिहास विधि के अंदर हम किस किस पर ये अप्लाई कर सकते हैं? ये क्या हो सकता है? किसी मानसिक रोगी है कोई, तो उसके मानसिक रोग को जानने के लिए उसका पीछे का इतिहास, मीनिंग उसको क्या चीज़ें एलर्जी करती है, किस चीज़ पीछे उसमें क्या क्या हुआ, उनके घर में कौन कौन है, किसी को ये कोई बीमारी तो नहीं है या कुछ इससे रिलेटेड ये मानसिक रोग का यदि हमें पता करना है तो ये जीवन इतिहास विधि अप्लाई हो सकती है। झगड़ालू के लिए हो सकती है, बाल अपराधी अपराधियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि पीछे से कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, किस चीज़ के लिए। प्रतिभाशालियों में अप्लाई हो सकती है कि उसके माँ बाप या उसके दादा दादी वो कैसे थे, उन पे उसके अकॉर्डिंग उसको जान सकते हैं। समस्याग्रस्त बालक को, किसी को समस्या से घिरा हुआ बालक है, उसकी समस्या आदि को दूर करनी हो तो भी जीवन इतिहास विधि लगा सकते हैं कि समस्याग्रस्त मीनिंग किस चीज़ से उसको समस्या है, कहाँ कहाँ उसकी समस्याएं आ रही है, किन किन कारणों से आ रही हैं, ये पूरा इतिहास जानेंगे। फिर उसके व्यवहार मीनिंग उसका व्यवहार जानने के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम। इसमें क्या करते हैं? देखो जीवन इतिहास विधि के अंदर हम क्या क्या करेंगे जिससे हमें उसके बारे में पता लगेगा, उस व्यवहार को हम क्या करेंगे, उसके बारे में जान पाएंगे उसका व्यवहार कैसा है। तो इसके लिए कुछ तथ्य हमें क्या करने पड़ेंगे? इकट्ठे करने पड़ेंगे। कुछ फैक्ट हमें जानने पड़ेंगे कि वो किस तरह से है, क्या है। तो वो देखो कौन कौन सकता है? हो सकता है कि वंशानुक्रम, हम ये जाने कि उसकी पहले की पीढ़ियाँ वो किस तरह की है, पारिवारिक कैसा है, मीनिंग उसका परिवार कैसा है पीछे से, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, मीनिंग वो एक दूसरे के साथ कैसे रहता है, समाज में उसका कैसा तालमेल है। या फिर उसका स्वास्थ्य रिकॉर्ड करेंगे कि उसके स्वास्थ्य पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, मीनिंग स्वास्थ्य कैसा है, उसका सही है नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है या किसी चीज़ से उसको रिएक्शन या एलर्जी नहीं है, इस चीज़ के बारे में। उसकी शिक्षा के बारे में, विद्यालय में यदि कोई बालक की कर रहे हैं तो विद्यालय में देख सकते हैं कि शिक्षा के बेस में कैसे चल रहा है। अब आता है संवेगात्मक विकास, मीनिंग उसके इमोशनल कैसे हैं, इमोशन कैसे हैं, वो संवेगात्मक विकास किस तरह से हो रहा है। इन तथ्यों को इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जान सकते हैं। मीनिंग ये उसका पूरे इतिहास के बारे में जानकर व्यवहार को जानना ही क्या है? जीवन इतिहास विधि है। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं होगी। क्या विशेषताएं होगी? वो विशेषताएं क्या है? देखो मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इसमें तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, फैक्ट को इकट्ठा किया जाता है। दूसरा उपचारात्मक परामर्श और निर्देशन की दृष्टि से सर्वोत्तम है। मीनिंग हम इसके अंदर क्या करते हैं? किसी चीज़ को, समस्या को जानेंगे, फिर उसका क्या करते हैं? निदान करते हैं। मीनिंग उपचारात्मक, उपचार करने के लिए परामर्श करना हो किसी का या उसको निर्देशन के लिए, तो ये दृष्टि को कैसा माना जाता है? इस विधि को क्या माना जाता है? सर्वोत्तम या अच्छा माना जाता है।
मंदबुद्धि के बालक है या पिछड़े बालक है, हमारे पास मानसिक रोग से ग्रस्त है, उनका भी अध्ययन के लिए जीवन इतिहास विधि अप्लाई हो सकती है। मीनिंग मंदबुद्धि का हम देख सकते हैं कि उसके पीछे का क्या कारण है, क्या पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है, या वातावरण से कुछ रिलेट है। इस तरह से हम उसके बारे में बता सकते हैं, जान सकते हैं। दोष भी होंगे कुछ। दोष क्या है? प्रयोग विशेषक, मीनिंग इसको हर कोई यूज नहीं कर सकता, कोई विशेषज्ञ ही जो इस चीज़ की जानकारी रखता है वो यूज कर सकता है। दूसरा, खर्चीली हो जाती है, टाइम लगता है उसके बारे में जानने के लिए। कई बार ऐसा आता है जीवन वृत्त की एकत्रित करना कठिन है, क्योंकि जो जीवन के बारे में, जीवन का पीछे का इतिहास जानना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी बच्चे का यदि हम जानना चाहें तो कई बार क्या होते हैं, परिवार वाले भी उनका सही ढंग से नहीं बता पाते, या कोई रीजन होता है जिसके कारण वो बताना नहीं चाहते। इस तरह से ये हमारे पास जो तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा करना भी मुश्किल होता है। अब देखो विवरणात्मक विधि की आगे कौन सी है? विकासात्मक विधि। कौन सी है? विकासात्मक विधि के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट मेथड, डेवलपमेंटल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देखो डेवलपमेंटल मेथड के और भी नाम है, जैसे अनुवांशिक, जेनेटिक विधि। कौन सी? जेनेटिक मेथड्स, या उत्पत्ति मूलक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विकासात्मक विधि को हम क्या कह सकते हैं? अनुवांशिक, जेनेटिक विधि या उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं। तो इसके हमारे पास जनक कौन थे? इरिक्सन। कौन है? इरिक्सन। ठीक है, तो यहाँ से कैसे याद रख सकते हैं कि विकास तभी होगा जब हम कोई रिएक्शंस देते रहेंगे। क्या देते रहेंगे? कोई रिएक्शंस देते रहेंगे। तो यहाँ से याद रखना इरिक्सन। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत आना कि यहाँ कहीं जीन पे आ जाएंगे, वो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या दिया था। तो डेवलपमेंटल मेथड की बात आती है तो याद रखना कौन है? हमारे इरिक्सन। ठीक है, अब देखो विकासात्मक विधि, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, कॉन्टिन्यूस उसकी स्टडी करते हैं विकास की, वो किस तरह से हो रहा है जीवन में। मीनिंग गर्भावस्था से लेकर मृत्यु उपरांत, मीनिंग जब वो गर्भावस्था में है उससे जब तक वो मृत्यु टाइम तक पहुंचता है उस तक उसमें क्या क्या चेंजेस, मीनिंग कैसे कैसे विकास हुआ, उनके बारे में ही स्टडी करना क्या होता है? विकासात्मक विधि के अंतर्गत आता है। देखो गर्भावस्था से मृत्यु उपरांत तक क्या क्या चीज़ें देखेंगे? उसकी मानसिक विकास का तालमेल किस तरह से है शारीरिक विकास के साथ, या कह सकते हो कि किस तरह से मन और शरीर का तालमेल है। किसका? मन और शरीर के विकास का, शारीरिक विकास का। ठीक है, वो किसके अंतर्गत, इन दोनों के विकास के किसके अंदर बात करेंगे? विकासात्मक विधि के अंतर्गत बात करेंगे। या फिर कह सकते हैं वंशानुगत या वातावरण का जो विश्लेषण होता है वो ही किसी के अंदर आता है? विकासात्मक विधि के अंदर आता है। तो यहाँ से सिंपल नाम से याद है विकासात्मक, मीनिंग विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के बारे में, बालक के बारे में उसके विकास का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वो किस में आएगा? विकासात्मक विधि में आएगा। और उसका विकास कब से देखेंगे? जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर मृत्यु उपरांत तक देखा जाता है। इसके अंदर हम मेन मन व शारीरिक विकास के तालमेल को देखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है? उसका जन्म से लेकर गर्भावस्था से मृत्यु उपरांत तक की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक लंबा काल हो गया ना, तो इसलिए इसको कौन सी विधि कहते हैं? दीर्घकालीन विधि। मीनिंग इसके लिए हमें टाइम क्या है? बहुत ज़्यादा चाहिए। मीनिंग गर्भावस्था से लेकर मृत्यु उपरांत तक ये चीज़ हमें क्या है? चेक करनी है। तो ये कौन सी विधि हुई? दीर्घकालीन विधि। अब गैरेट ने अपना एक विचार दिया इस विधि के लिए। वो क्या था? व्यक्ति बालक के विकास का अध्ययन, व्यक्ति बालक के विकास का अध्ययन या अनुसंधान का अनेकों वर्षों तक, कितने? अनेकों वर्षों तक अध्ययन किया जाना अनिवार्य है। गैरेट ने कहा किसी व्यक्ति या बालक का क्या विकास का अध्ययन अनेकों वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है। तो वो इसीलिए क्या है? ये विधि महंगी है, क्योंकि इसमें क्या है? ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये क्या हुआ? किसने कहा? ये गैरेट ने। तो यहाँ से याद रख सकते हो कि हमारे पास अनेकों वर्ष, मीनिंग ज़्यादा टाइम किसी चीज़ में लगता है तो वहाँ पे रेट भी उस चीज़ के क्या होंगे? ज़्यादा लगेंगे ना। किसी चीज़ कई वर्षों तक हमें चलानी है तो अच्छी चीज़ लेंगे और उसके लिए क्या लगता है? तो पैसा, मीनिंग रेट ज़्यादा लगता है उस चीज़ का। तो यहाँ से रिलेट कर लेना याद करने के लिए, बस गैरेट ने कहा था ये चीज़। ठीक है, अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है? विकासात्मक विधि की क्या विशेषताएं होगी? क्योंकि हम इसके अंदर विकास की
क्या करेंगे, जानेंगे कितना विकास किस तरह से हो रहा है उसका। विभिन्न अवस्थाओं में मीनिंग अनेक जो अलग अलग स्टेजेस आती है हमारी, तो उन अवस्थाओं की विशेषताओं को जानने के लिए उपयोगी है। मीनिंग वो बाल्यावस्था में क्या कर रहा है, किशोरावस्था में कैसे है, फिर वो वृद्धावस्था में किस तरह से करेगा, ये सब मीनिंग अनेक जो अवस्थाएं होती है, जो अलग अलग स्टेजेस हैं हमारी, उनकी विशेषताओं को जानने के लिए उपयोगी है विकासात्मक विधि। फिर आती है बालक के विकासात्मक दोषों को। देखो जब हम विकास के बारे में जानेंगे तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना वहाँ हर जगह वो पॉजिटिव पॉइंट हो, कुछ तो कमियां भी होगी ना विकास में, कहीं ना कहीं रुकावट भी तो आएगी। उन दोषों को भी जानने के लिए उपयोगी है कौन सी, विकासात्मक विधि। इसके बाद इसके अंदर दोष, कुछ कमियां होगी। कमियां क्या है, सबसे ज़्यादा किसके अंदर क्या लगता है, समय लगता है, टाइम लगता है। तो वो क्या है, समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगेगा तो क्या है, पैसा ज़्यादा लगेगा उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, मानव विकास को एक साथ अनेक कारण प्रभावित करते हैं। देखो मानव का जो विकास होता है उसके साथ साथ अनेक चीज़ें आती है जो उसको इफेक्ट डालती है। उन सब को नियंत्रित करके उसका अध्ययन करना है, वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, या कह सकते कि संभव भी नहीं हो पाता। कहता है कि मानव विकास को एक साथ अनेक क्या करते हैं, प्रभाव करते हैं, अनेक इफेक्ट डालते हैं। उन सब को नियंत्रित करके उनके बारे में जानना, विकास को जानना कि अध्ययन करना किस प्रकार हो रहा है, वो क्या होता है, मुश्किल होता है या संभव नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट विधि हमारे पास कौन सी है, तुलनात्मक विधि। इसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपैरेटिव मेथड भी इंग्लिश में। तुलनात्मक, नाम से पता लग रहा है ना, तुलना। ये किसने दी, इसके जनक कौन माने जाते हैं, टाइडमैन। कौन है, टाइडमैन। जब हम किसी की तुलना करते हैं तो क्या होना पड़ता है, टाइड होना पड़ता है ना हमें। तो वो यहाँ से याद रख सकते हो एक तरह से कि टाइडमैन ने क्या दी थी, तुलनात्मक विधि। जैसे हमने पीछे इतिहास विधि पढ़ी, वो भी किसने दी थी, टाइडमैन ने। तो किसी का इतिहास जानना है, किसी की तुलना करनी हो तो क्या होता है, टाइड होना पड़ता है मैन को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टाइडमैन। अब देखो इसमें तुलनात्मक विधि में होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करें, प्राणियों के व्यवहार को हमें क्या करना है, उनकी समानताएं और असमानताओं की तुलना करनी होगी। देखो प्राणियों के व्यवहार से संबंधित उनकी जो समानताएं हैं और असमानताएं, उनकी तुलना की जाएगी। ये ऐसी विधि है जिसके अंदर हम मानव और पशु प्राणी मतलब आपस में क्या कर सकते हैं, तुलना करते हैं। बस जैसे यहाँ पे किन की तुलना कर सकते हो, जैसे पशुओं और मानव के व्यवहार की तुलना, मतलब पशु और मानव के व्यवहार की तुलना कर सकते हैं। हो सकता है दो प्रजातियों के व्यवहार की तुलना करनी हो, या कह सकते हैं कि अलग अलग वातावरण में पले हुए, जैसे अलग अलग पले हुए बालक होते हैं, उनकी तुलना करनी हो, तो ये कौन सी विधि यूज होगी, तुलनात्मक विधि होगी। इसके अंदर इसकी विशेषताएं हैं। देखो विशेषताओं में क्या है कि जिन प्रयोगों को मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता, जिन एक्सपेरिमेंट को हम मनुष्य के ऊपर नहीं कर सकते, उन प्रयोगों को पशुओं के ऊपर करके हम उससे सिद्धांत बना सकते हैं। मीनिंग वो सिद्धांत को क्या लागू कर सकते हैं। ये एक ऐसी एकमात्र विधि है जो इस तरह से कर सकते हैं हम। वो कौन सी, तुलनात्मक विधि। अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर, मीनिंग हमें किसी और प्रजाति के बारे में ज्ञान है, उपलब्ध है, उसके आधार पर मानव व्यवहार को समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है या सरल हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके दोष क्या है। पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को, कहता है कि जैसे पशुओं के ऊपर यदि कोई नियम बनाया, पशु के ऊपर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से कुछ तथ्य आए या कुछ नियम बने, वैसे के वैसे यथावत जैसे हम मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान लो मनुष्य पशुओं के ऊपर यदि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे कुछ फैक्ट आ रहे हैं, कुछ हमारे पास क्या नियम आ रहे हैं, क्या वैसे के वैसे हमारे मनुष्य के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजाति पर प्रयुक्त करते समय सावधानी की आवश्यकता होती है। कहता है कि एक प्रजाति से, जैसे मान लो पशु से हम मनुष्य के ऊपर ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें उस टाइम सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी, कुछ तो सावधानियां बरतनी पड़ेगी ना। तो ये क्या है, उस समय सावधानी की आवश्यकता होती है। और एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि तुलनात्मक है, मानो इसमें तुलना करनी है तो चीज़ें हमेशा, मीनिंग दो तो कम से कम होने चाहिए, एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है तुलनात्मक विधि। मीनिंग हम खुद की तुलना किसी से तो करेंगे ना, खुद ही तो नहीं कर सकते अपने आप से। तो इसमें दो व्यक्ति, दो प्राणी, या कम से कम कह सकते हैं
प्राणी या व्यक्ति जाति कुछ भी हो, दो तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब हमारा देखो नेक्स्ट विधि कौन सी है, मनोविश्लेषणात्मक विधि। कौन सी है, मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिकल मेथड, ठीक है। हमने पीछे 3 मेथड पढ़ लिए हैं इसके विवरणात्मक विधियों के, तो ये चौथा हमारे पास मनोविश्लेषणात्मक विधि मीनिंग साइको एनालिटिकल मेथड। ये किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड। किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब ये जो सिगमंड फ्राइड थे ये हमारे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक भी है, क्या है, लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक है। देखो इसमें मनोविश्लेषणात्मक विधि में क्या था, फ्राइड के अनुसार देखो, फ्राइड कहता है व्यक्ति का अचेतन मन, जो अचेतन मन होता है वो व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा। इस विधि के द्वारा कहता देखो मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दी, सिगमंड फ्राइड ने। तो फ्राइड ने कहा कि अचेतन मन होता है वो व्यवहार को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। मीनिंग मनोविश्लेषणात्मक विधि में अचेतन मन का अध्ययन करके उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। अचेतन मन क्या है, जिसके अंदर हमारी दमित इच्छाएं और भावनाएं होती है। जो हमारी दबी हुई इच्छा है, भावना है, उनको क्या है, अध्ययन करके उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जानना ही किसी मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंदर। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है मनोविश्लेषणात्मक विधि की। व्यक्ति अपने मन की बात को छुपा नहीं पाता, क्योंकि हम इसमें किसकी बात करें, अचेतन मन की। अचेतन मन क्या है, जिसमें हमारी इच्छा दबी हुई है, जो भावना दबी हुई है, उनका अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर हमारी बात, जो व्यक्ति के मन में बात है वो छुपा नहीं पाता। दूसरा कि मानसिक विकारों का निदान भी संभव है। मीनिंग जो मानसिक बीमारियां हैं उनका भी इलाज इसके थ्रू संभव है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं होती है, दबी इच्छाएं, उनके बारे में जानेंगे, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी भावना कैसी है, तो वहाँ से क्या उसके मन या जो हमारा मानसिक बीमारी है, विकार है, उसका निदान, इलाज संभव हो सकता है। अब देखो दोष क्या है इसके, अधिक खर्चीली है, खर्चा ज़्यादा है, केवल दक्ष मनोविश्लेषक प्रयोग कर सकते हैं। मीनिंग जो इसके परफेक्ट है, जो इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो ही विशेषज्ञ ही इसको यूज़ कर सकते हैं। इस विधि को आम व्यक्ति इसका यूज नहीं कर पाता, ठीक है। अब देखो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि अचेतन मन, इसके लिए थोड़ा सा बता देते, वैसे इसके बारे में आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, जो आगे वीडियो आएंगी उनमें। देखो सिगमंड फ्राइड क्या है, एक मनोचिकित्सक थे, मीनिंग डॉक्टर। कहाँ से थे, वियना से है। कहाँ से है, वियना से हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। ये आगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें आ जाएंगे। अब देखो मन, क्योंकि यहाँ अचेतन मन की बात हुई है तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर कि मन कितना है के टाइप बताएं कि जैसे मन होता है उसके भी 3 भाग है हमारे पास। चेतन मन होता है, अर्ध चेतन होता है और अचेतन मन होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ सिर्फ अचेतन मन की। देखो मन में चेतन मन होता है ना, जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, वो सिर्फ कितना होता है, 10% है। जो प्रेजेंट में हम हैं, प्रेजेंट में जो चीज़ें हमारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सिर्फ 10% चेतन मन की है। अचेतन मन क्या होता है, जो हमारे इन दोनों की बीच की अवस्था है, दोनों के बीच की जो स्टेज होती है उसको बोला जाता है अर्धचेतन मन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, उसको थोड़ा दबाव डालें तुम्हारे दिमाग में वो याद आने लगती है, वो किसके अंदर होती है, अर्धचेतन के। मीनिंग किसी चीज़ को याद किया जा सकता है, याद किया जा सकता है थोड़ा दबाव डालकर, ठीक है। याद किया जा सकता है थोड़ा दिमाग पर अपने दबाव डालने के बाद वो चीज़ हमारे माइंड में आ जाती है। वो कौन सा है, अर्धचेतन। अचेतन मन क्या है, जो 90% है, जिसके अंदर हमारी दमित इच्छाएं, भावनाएं होती है, ठीक है। देखो मन को आइसबर्ग या बर्फ की चट्टान कहा, किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा। ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मन की कंपैरिजन किससे की है, एक बर्फ के टुकड़े से या चट्टान से की है। किसने की, सिगमंड फ्राइड ने की। इसमें क्या कहा, जैसे मान लो एक गिलास है हमारे पास, इसके ऊपर एक आइस का टुकड़ा पड़ा है, तो इसमें जो ऊपर का भाग, जो ऊपर कम का पार्ट है, उसकी कंपैरिजन किससे किया हुआ है, चेतन मन से किया हुआ है। मीनिंग जो हमारा सिर्फ 10% है, बाकी जो डूबा हुआ भाग है ज़्यादा, वो क्या है, सारा हमारा अचेतन मन है। कैसा मन है, अचेतन मन है। उसके अंदर क्या कितने % है, मीनिंग 90%, तो वो दबा होता है, दबाएं होती है हमारी इच्छाएं, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।